वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी झारखंड पीजीटी कॉमर्स एस्पिरेंट का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट 22 जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन के भीतर कार्य इकाइयों या समूहों के गठन के माध्यम से श्रम विभाजन को कहते हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वर्क यूनिट्स और ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक लेवल पर जब जो भी वर्क है उसको डिवाइड किया जाता है, इसलिए कि कार्य वो अच्छे से किया जा सके। डिवीजन ऑफ वर्क किस लिए किया जाता है कि कार्य को स्पेशलाइजेशन से किया जा सके, स्पेसिफिक वर्क को अच्छे से निभाया जा सके। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विभाजन को कहते क्या है, इस प्रोसेस को। तो ए नियंत्रण यानी कंट्रोल कहते हैं, बी लंबवत विशिष्टीकरण वर्टिकल स्पेशलाइजेशन, सी क्षैतिज विशिष्टीकरण हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन, डी समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी क्षैतिज विशिष्टीकरण यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट है तो उसी में स्पेशलाइजेशन हो रहा है, उसी का वर्क का डिवीजन हो रहा है, ना कि ये ऊपर से नीचे की तरफ कोई आदेश या श्रृंखला जारी करी जा रही है। ये क्या हो रहा है कि सेम डिपार्टमेंट में ही डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, इसलिए इसको क्षैतिज विशिष्टीकरण हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश संगठनों के लिए प्रमुख लक्ष्य है द मेजर गोल्स फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को जो कुछ भी, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे लोग हो, एम्प्लॉइज हैं, या सामान बनने के बाद जब सेल होता है तो भी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाती है? सोसाइटी के अंदर ही करते हैं। ऑप्शन देखिए क्या है, सामाजिक निजी और उत्पादन सोसाइटल पर्सनल एंड आउटपुट, बी सामाजिक उत्पादन और प्रणाली सोसाइटल आउटपुट एंड सिस्टम, सी निजी और अवैयक्तिक पर्सनल एंड इम्पर्सनल, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है कि अधिकांश संगठनों के लिए प्रमुख लक्ष्य होता है सामाजिक उत्पादन और प्रणाली यानी कि सोसाइटल आउटपुट एंड सिस्टम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकतांत्रिक संगठन का उच्चतम प्रारूप है। ये लोकतांत्रिक संगठन किसे कहते हैं कि जिसमें कि डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज। ऑप्शन देखिए, रेखीय संगठन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, बी कार्यात्मक संगठन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सी समिति संगठन कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, डी स्टाफ संगठन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो उच्चतम प्रारूप है और सबसे प्राचीनतम प्रारूप है वो है सी, दैट इज समिति ऑर्गेनाइजेशन का संगठन यानी कि कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। जब भी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की बात आती है तो नाम आता है एक पीटर एफ ड्रकर। पहले जो अल्फ्रेड सीलान थे, उन्होंने 1950 में उन्होंने इस थ्योरी को बताया था, और उसके बाद पीटर एफ ड्रकर ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की थ्योरी निष्पादन किया, यानी कि उन्होंने ये थ्योरी दी। तो उसमें इन्होंने कहा है कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के दृष्टिकोण में इंक्लूड नहीं किया गया। तो ऑप्शन देखिए क्या है, ए लागत तत्व कॉस्ट एलिमेंट, बी मानवीय संबंध तत्व ह्यूमन रिलेशन एलिमेंट, सी समय तत्व टाइम एलिमेंट, डी मापनीय तत्व मेजरेबल एलिमेंट। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में जो ये नीचे तीनों दिए हैं इन सबको इंक्लूड किया गया हर एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में, लेकिन जो एक एलिमेंट है जो कि कॉस्ट एलिमेंट लागत तत्व है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, जो संगठन अनुकूल बनने और परिवर्तन की क्षमता विकसित कर लेता उसे कहते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज डेवलप्ड कैपेसिटी टू अडॉप्ट एंड चेंज इज डिस्क्राइब्ड एज। ऑप्शन देखिएगा, वास्तविक संगठन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, बी दिया वो शिक्षार्थी संगठन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, सी विकासशील संगठन डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, डी परिवर्तनीय संगठन चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए क्या लिखा कि जो संगठन अनुकूल बनने, अनुकूल किसके? सोसाइटी के अनुकूल, जो चीज़ें चल रही हैं इन्वायरमेंट के अनुकूल, तो इसके अनुकूल बनने और परिवर्तन की क्षमता की जरूरत पड़े तो परिवर्तन कर सके, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसी शक्ति ऐसी क्षमता विकसित कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा
बी दैट इज शिक्षार्थी संगठन यानी कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे संगठन को कहते हैं, क्योंकि वो क्या है, अनुकूलतम के लिए, अनुकूल बनाने के लिए और डेवलप करने के लिए, चेंजेस के लिए बराबर ये लर्निंग फेज में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे उपयुक्त है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर। देखिए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ तक सवाल है तो इसमें चूंकि खर्चे बहुत ज़्यादा आते हैं और चीज़ें ये उपयुक्त सबसे ज़्यादा किसके लिए हैं, तो ऑप्शन देखिए क्या, छोटे उपक्रमों के लिए है, स्मॉल इंटरप्राइजेज, बी मध्यम श्रेणी के उपक्रमों के लिए, मीडियम साइज इंटरप्राइज, सी बड़े आकार के उपक्रमों के लिए, लार्ज साइज इंटरप्राइज, डी कुटीर उपक्रमों के लिए, कॉटेज इंटरप्राइज। तो ये जो रेखा यानी कि लाइन एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें काफ़ी स्टाफ और चीज़ें इंक्लूड होती है, एज वेल एज एक्सपेंडिचर भी लगते हैं। तो जो इसका राइट आंसर वो किसके लिए उपयुक्त है, बड़े आकार के उपक्रमों के लिए उपयुक्त है, लार्ज साइज इंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। इन एन इंटरप्राइज द ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेब्लिश्ड बाई। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किसी भी इंटरप्राइज में ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ से होता है। ऑप्शन देखिए, उच्च प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट, बी मध्यम प्रबंध, मिडिल मैनेजमेंट, सी निम्न प्रबंध, लोअर मैनेजमेंट, डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए उपक्रम में संगठन की स्थापना मैनेजमेंट के तीनों ही लेवल के द्वारा होती है, कोई एक लेवल के द्वारा नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संगठन संरचना जिसमें स्वामित्व व प्रबंधन को अलग अलग किया जाता है कहलाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। देखिए एक संगठन जिसमें कि स्वामित्व और उसका मैनेजमेंट यानी कि ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, एकल स्वामित्व, तो इसमें क्या होता है, जनरली जो ओनर होता है वही मैनेजमेंट होता है, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता, सेपरेशन नहीं होता। बी साझेदारी में भी ऐसा ही होता है। सी कंपनी के केस में होता है कि मैनेजमेंट ओनर्स क्या होते हैं, इसके शेयर होल्डर्स होते हैं, और मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है, जो कि शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि कंपनी की ओनरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रियात्मक संगठन आधारित फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए केवल विशिष्टीकरण पे, स्पेशलाइजेशन ओनली, बी केवल सामान्यीकरण पे, जनरलाइजेशन ओनली, सी विशिष्टीकरण एवं सामान्यीकरण दोनों पर, बोथ स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि क्रियात्मक संगठन आधारित है केवल विशिष्टीकरण पे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किसने दिया था, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दिया गया था एफ.डब्ल्यू. टेलर के, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी फ्रेडरिक वेंसलो टेलर ने, और उन्होंने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जोर दिया था विशिष्टीकरण पे, स्पेशलाइजेशन पे ही उन्होंने जोर दिया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन। किसी व्यक्ति का विवरणात्मक विचार जो वो किसी चीज के प्रति रखता है कहलाता है डिस्क्रिप्टिव थॉट विच अ पर्सन होल्ड अबाउट सम ऑब्जेक्ट इज रिफर्ड टू एज। ऑप्शन देखिएगा, मनोवृत्ति एटीट्यूड, बी धारणा बिलीफ, सी मनोभाव इमोशन, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो किसी व्यक्ति का विवरणात्मक विचार यानी कि अपना जो डिस्क्रिप्टिव उसकी अपने पर्सनल जो थॉट हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो देखिएगा उसको क्या कहा जाता है, उसके जो अपने पर्सनल विचार होते हैं या वो किसी चीज के प्रति विचार जो रखता है विवरणात्मक, तो उसको क्या बोलते हैं, धारणा बोलते हैं। बी विल बी द राइट ऑप्शन, जिसको कहते हैं उसका बिलीफ सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एमबीओ प्रोग्राम विफलता का उत्तरदायी कारक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एमबीओ प्रोग्राम। जैसा कि हमने बताया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इसके द्वारा दिया गया, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दिया गया था। सन 1950 में अल्फ्रेड सीलान ने जो थ्योरी दी थी उसी को और एक्सपेंड किया था 1954 में, और जो इन्होंने बुक लिखी थी प्रैक्टिस बाय मैनेजमेंट, तो ये जो बुक लिखी गई थी पीटर एफ ड्रकर के द्वारा लिखी गई, और इसको जो इसमें कहा गया, तो ऑप्शन देखिएगा कि ए परिस्थितियों में परिवर्तन को पूरा करने के लिए लक्ष्य बदलने को बदलते रहना, अल्टरिंग गोल्स टू मीट चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेज, भी आसान लक्ष्य इजी गोल्स, सी प्रबंधन सपोर्ट का अभाव, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, डी अवास्तविक कठिन लक्ष्य निर्धारित करना, सेटिंग ऑफ अनरियलिस्टिकली डिफिकल्ट गोल्स। तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन एमबीओ प्रोग्राम विफलता का उत्तरदायी कारक नहीं है।
तो बाकी की चीज़ें आप देखिए, जैसे आसान लक्ष्य रखना या प्रबंधन सपोर्ट का अभाव होना या वास्तविक कठिन लक्ष्य निर्धारित करना, ये सारे एमबीओ के प्रोग्राम की विफलता के उत्तरदायी कारक हो सकते हैं। लेकिन ए ऑप्शन की परिस्थितियों में, ये तो पॉजिटिव चीज़ है कि परिस्थितियों में परिवर्तन को पूरा करने के लिए लक्ष्य को बदलते रहना, अल्टरिंग गोल्स टू मीट चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेज। तो ये कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एमबीओ प्रोग्राम विफलता का उत्तरदायी कारक नहीं है, यानी कि राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसी संगठन संरचना जो कार्य नीति संरचना और प्रबंधन प्रक्रिया का अनूठा संयोजन दर्शाती है कहलाती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट शोज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोसेस इज नोन एज। ऑप्शन देखिएगा, ए मुक्त स्वरूप संगठन फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, बी आभासी संगठन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, सी नेटवर्क संगठन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, डी समस्तरीय संगठन हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऐसी संगठन संरचना जो कार्यनीति संरचना और प्रबंधन प्रक्रिया का अनूठा संयोजन है, वो किसके अंदर में देखा जाता है? वो है नेटवर्क संगठन में, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि इसमें मैनेजमेंट कैसे होता है कि ऊपर वाले व्यक्ति के अंतर्गत जो दूसरे नीचे वाले व्यक्ति काम करते हैं, और इसमें मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक सीरियल वाइज चलता जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नेटवर्क संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का प्राचीनतम प्रारूप? जब भी प्राचीनतम प्रारूप की बात आती है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो एक ही नाम याद आता है। ऑप्शन देखिएगा, समिति संगठन याद रखिए, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, बी परियोजना संगठन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, सी प्रकार्यात्मक संगठन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डी रेखीय संगठन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी रेखीय संगठन, यानी कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स संगठन संरचना निश्चित रूप से किस सिद्धांत का अतिक्रमण है? देखिए, जो हमारे स्कॉलर चेन होती है किसमें? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको किसने दिया था? हेनरी फ्योल के द्वारा 14 प्रिंसिपल दिए गए, तो उसमें स्कॉलर चेन दिया गया। तो उसमें क्या कहा गया था कि, और देखिए यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, फिर दिशा की एकता यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर। ये आप देखिए तो ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए थे। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि मैट्रिक्स संगठन संरचना निश्चित रूप से किस सिद्धांत का अतिक्रमण है? तो यहाँ पे देखिएगा कि यूनिटी ऑफ कमांड में कहा गया था कि एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस की तरफ से ऑर्डर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत क्या होता है, इस प्रिंसिपल का, यूनिटी ऑफ कमांड का वायोलेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक पर्सन को किसी दो पर्सन के लिए, यानी कि मैनेजर को हो सकता है और ओनर को हो सकता है, दो को, या कोई प्रिंसिपल पर्सन है और मैनेजमेंट है, दो को क्या करना पड़ेगा? अप्रोच करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी दो को। तो यहाँ पर आदेश का जो जो एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर दिया गया था यूनिटी ऑफ कमांड का, इसका वायोलेशन होता हुआ दिखता है। तो राइट ऑप्शन क्या? आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक उच्च परिचालन उत्तोलक वाली फर्म की फर्म विद हाई ऑपरेटिंग लेवरेज हैज। ऑप्शन देखिए, उत्पाद प्रक्रिया में स्थिर लागत कम होती है, लो फिक्स्ड कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। बी ऑप्शन कह रहे हैं उत्पाद प्रक्रिया में परिवर्तनशील लागत अधिक होती है, हाई वेरिएबल कॉस्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, की वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हाई रहती है। सी उत्पाद प्रक्रिया में स्थिर लागत अधिक होती है, हाई फिक्स्ड कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, और डी उत्पाद प्रक्रिया में परिवर्तनशील लागत कम होती है, लो वेरिएबल कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। तो देखिए, कोई भी उच्च परिचालन उत्तोलक वाली फर्म की, यानी कि हाई ऑपरेटिंग लेवरेज फर्म के में क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट उनकी हाई रहती है। तो राइट ऑप्शन क्या है? उत्पाद प्रक्रिया में स्थिर लागत अधिक होती है, हाई फिक्स्ड कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स संगठन है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज। ऑप्शन देखिए, एक एकात्मक एवं क्रियाशील संगठन है, मोनोलिथिक एंड फंक्शनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। बी है परामर्श प्रकृति का, आप कंसल्टेटिव नेचर। सी वो जिसमें किसी परियोजना का भार परियोजना प्रबंधक को सौंप दिया जाता है, वन वेयर ए प्रोजेक्ट इज असाइंड टू ए प्रोजेक्ट मैनेजर। डी वो जिसमें परियोजना प्रबंधक एवं अन्य
व्यक्ति विशिष्ट योग्यता एवं निपुणता के धनी होते हैं। वन वेयर प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अदर्स आर ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ये होगा सी, दैट इज कि वो जिसमें किसी परियोजना का भार परियोजना प्रबंधक को सौंप दिया जाता। वन वेयर ए प्रोजेक्ट इज असाइंड टू ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो यहाँ पर मैट्रिक्स संगठन के अंतर्गत देखा गया कि जिम्मेदारी किसकी हो जाती है कि सारा भार जो है वो मैनेजर की तरफ मैनेजर को सौंप दिया जाता है। इसीलिए लिखा कि वो जिसमें किसी परियोजना का भार परियोजना प्रबंधक को सौंप दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिचालन उत्तोलक वाली फर्म की फर्म विद हाई ऑपरेटिंग लेवरेज इज, उत्पाद प्रक्रिया में स्थिर लागत कम होती है, लो फिक्स्ड कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, बी उत्पाद प्रक्रिया में परिवर्तनशील लागत अधिक होती है, हाई वेरिएबल कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, सी उत्पाद प्रक्रिया में स्थिर लागत अधिक होती है, हाई फिक्स्ड कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, डी उत्पाद प्रक्रिया में परिवर्तनशील लागत कम होती है, लो वेरिएबल कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि परिचालन उत्तोलक वाली फर्म की उत्पाद प्रक्रिया में स्थिर लागत अधिक होती है, हाई फिक्स्ड कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन के अधिक्रम सिद्धांत का निहितार्थ है, द स्कॉलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज। ऑप्शन देखिएगा ए, एक अधीनस्थ का एक ही प्रवर अधिकारी होना चाहिए, सबॉर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर, और बी है रेखीय अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डेफिनिट या डिफाइंड, सी प्रबंधक को प्रत्यक्ष रूप से केवल समिति संख्या के अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना चाहिए, मैनेजर शुड डायरेक्टली सुपरवाइज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स, और डी समस्त अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित होने चाहिए, ऑल अथॉरिटी मस्ट वेस्ट इन वन सिंगल पर्सन। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कि जब भी बात होती है संगठन के अधिक्रम सिद्धांत की तो उसमें रेखीय अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए, मतलब लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड कि कौन सा पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा। यहाँ पर अथॉरिटी क्या होगी, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशन को क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु समान नियमों एवं विनियमों का उल्लेख किया जाता है, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क आर स्पेसिफाइड इन, किसमें लिखा जाता है, मतलब ऑफिस वर्क के लिए जो भी जनरल रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं तो उसको किस डॉक्यूमेंट में कहाँ पर उसको स्पेसिफाई किया जाता है। ऑप्शन देखिए संगठन की नियमावली में ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, बी कार्यालय नियमावली में ऑफिस मैनुअल, सी संगठन की रूपरेखा में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में, और डी प्रबंधकीय दिशा निर्देश में मैनेजमेंट गाइडलाइंस में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी कार्यालय नियमावली, यानी कि जो संगठन से रिलेटेड यानी कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु जो नियम और विनियमों का उल्लेख किया जाता है वो ऑफिस मैनुअल में किया जाता है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षण विस्तार से आशय, स्पैन ऑफ सुपरविजन रिफर्स टू। ऑप्शन देखिएगा अधीनस्थों की संख्या से मतलब है नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट, बी पर्यवेक्षण की सीमा एक्सटेंट ऑफ सुपरविजन, सी पर्यवेक्षण का गुण क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, डी पर्यवेक्षण की प्रकृति, डी नेचर ऑफ सुपरविजन। तो देखिए जब भी पर्यवेक्षण के विस्तार की बात करेंगे, सुपरविजन की विस्तार की बात करेंगे, तो जो नंबर ऑफ कितने सुपरवाइजर हैं इसी से पता चलता है कि पर्यवेक्षण का विस्तार कितना अधिक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन, अधीनस्थों की संख्या नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिस सेट काफ़ी समय से, और जब एग्ज़ाम पहले जब पहली बार फॉर्म आप लोगों ने फिल किया था उस टाइम से हम लोग प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, ठीक है। और तब से लेकर के अब तक कुछ हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जो कि अपने कोर्सेज को कंटिन्यू करते रहें। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ कोर्स को कंटिन्यू करना तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐप डाउनलोड करेंगे, पंकज कॉमर्स क्लासेज ऐप डाउनलोड करेंगे, कहाँ से, प्ले स्टोर से, और उसके स्टोर सेक्शन पर जाएंगे। स्टोर सेक्शन पर ये कोर्स आप देखेंगे। इस कोर्स में जो कुछ भी लिखा है कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव क्लासेज दोनों इंक्लूड किया जाएगा। तो अभी एग्जाम के लिए आपके काफ़ी समय है कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने कहीं से अब तक में कोर्स वगैरह नहीं लिया है तो आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा पंकज कॉमर्स क्लासेज ऐप, और इसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जा करके और सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेज, और आपके सामने ये ऐप होगा, इसे आप डाउनलोड करेंगे और इसके बाद में इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा है। तो आप यहाँ पर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद में
आ जाएंगे होम टैब पे। होम टैब के बगल में ही बैचेज का ऑप्शन है और फिर स्टोर पर जाने के बाद में आप इसे स्क्रॉल करेंगे अपवर्ड की तरफ में और देखेंगे यहाँ पर झारखंड पीजीटी कॉमर्स का आइकन आपको दिखाई पड़ रहा है और इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखेंगे आप कि ये आपका कोर्स आ चुका है और झारखंड पीजीटी कॉमर्स, जिसे आप बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर डाउनलोडिंग द ऐप एंड परचेजिंग द कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।